नमस्कार। अगर आपने भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया है या शेयर्स और म्यूचुअल फंड में ट्रेड किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने 8 साल के टैक्स कंसल्टेंसी के करियर में ये देखा है कि कई बार लोग इसी सेगमेंट में आईटीआर फाइलिंग करते समय गलतियां करते हैं। वो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट ये होता है या तो वो हैवी टैक्स का पेमेंट करते हैं या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस का सामना करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो प्रोविजंस भी बताऊंगा जिसके अंदर में आप एग्जेम्पशंस ले सकते हैं कैपिटल गेन में, और खास कर से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। तो ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। पहले पार्ट में मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर लगने वाले कैपिटल गेन की बात करूंगा और दूसरे पार्ट में शेयर्स और म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग में होने वाले कैपिटल गेन के ऊपर बात की जाएगी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपके ऊपर कौन सा कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के 24 मंथ के अंदर में सेल की है तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। अगर 24 मंथ के बाद आपने सेल किया है तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स लगता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, तो आपके ऊपर जो भी स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ज्यादातर केसेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के होते हैं। इस पार्ट में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स के ऊपर ही बात करेंगे। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते समय 3-4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए जो प्रॉपर्टी आपने सेल की थी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में अगर सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम होता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल कंसिडरेशन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को 50 लाख में सेल किया है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है तो 60 लाख सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, ना कि 50 लाख। तो ये मत सोचिए कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को 50 लाख में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेच दिया है तो आपका कैपिटल गेन कम हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी, उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, टॉलरेंस लिमिट दी हुई है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादातर केसेस की बात कर रहा हूँ। वहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपके सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। अब आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने बेची है उस पर कौन सा मेथड अप्लाई होता है, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के बाद गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड दिए। एक तो है पुराना इंडेक्सेशन वाला मेथड और दूसरा है नया मेथड जिसमें कैपिटल गेन पर कम रेट पर टैक्स एप्लीकेबल है। तो आपको ये देखना है कि आपके ऊपर कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की 1 मई 2001 को 10 लाख में और उस प्रॉपर्टी को सेल किया 4 सितंबर 2025 को 40 लाख में। तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा? यहाँ पे जो मेथड नंबर 1 है वो नया मेथड है जो 23 जुलाई 2024 के बाद एप्लीकेबल हुआ है। इसमें आपको जो आपकी सेल कंसिडरेशन है 40 लाख, उसमें से 10 लाख रुपए माइनस कर देने हैं। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको माइनस करने के बाद जो भी कैपिटल गेन आएगा यानी कि 30 लाख रुपए, उस पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 3,75,000 रुपए। ये आपका मेथड नंबर 1 के हिसाब से कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं अपने मेथड नंबर 2 पर, जिसको इंडेक्सेशन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर आपकी सेल कंसिडरेशन या जो कि 40 लाख है उसमें से जो आप परचेज किए हैं 10 लाख रुपए उसको इंडेक्स कर लेंगे। इंडेक्स करने के बाद उसकी वैल्यू निकल करके आएगी 37,60,000 रुपए। उस 37,60,000 को 40 लाख में से माइनस करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल करके आएगा 2,40,000 में। और उस 2,40,000 पर 20% के हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे
तो आपका टैक्स आएगा 48,000 रुपए। अब इस एग्जांपल में आपने देखा कि नए मेथड में जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका टैक्स 3,75,000 रुपए निकल करके आ रहा है, और जब पुराने मेथड से आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका टैक्स 48,000 रुपए निकल करके आ रहा है। यानी कि अगर आप सिर्फ नए मेथड के हिसाब से ही अपना ITR फाइल कर दोगे तो आपको बहुत हैवी टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए जरूरी ये है कि दोनों मेथड से आप टैक्स को कैलकुलेट करिए, दोनों में जो कम हो वही उसी मेथड से आप जो है अपना ITR फाइल करिए। अब आते हैं एग्जम्पशंस पर। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 54 के अंदर आप एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो बेचने के 1 साल पहले या बेचने के 2 साल बाद तक अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं और सेक्शन 54 के सारे कंडीशंस को मीट आउट करते हैं तो आप एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की है लेकिन कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया है तो भी आप इस सेक्शन के अंदर में एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप ITR अपना फाइल करते हैं, अगर तब तक वो पैसा यूटिलाइज नहीं होता है तो आपको बचे हुए पैसे को कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। आप जब पैसा डिपॉजिट करोगे उसके बाद ही आप कैपिटल गेन के अंदर ये एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हो। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स और म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग किया है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उसके ऊपर कौन सा कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपने डेट ऑफ परचेज से 12 महीने के अंदर कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल किया है तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, और अगर आपने 12 महीने के बाद कोई शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल किया है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में 20% फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट होगा और आप उसी के अकॉर्डिंग आपका ITR फाइल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आप अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं या लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आप ट्रेड करते हैं तो आपको 1,25,000 की एग्रीगेट एग्जम्पशन मिलेगी, और उसको माइनस करने के बाद जो सरप्लस कैपिटल गेन होगा उस पे 12.5% के हिसाब से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एग्जम्पशंस सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेबल हैं, बॉन्ड पे नहीं है। अब आते हैं उस मिस्टेक पर जो ज्यादातर लोग करते हैं, यानी कि बिना वेरीफाई किए AIS के डाटा के अकॉर्डिंग अपना ITR फाइल कर देना। मैं यहाँ पर आपको अपने एक क्लाइंट का रियल डाटा शो करता हूँ। इस डाटा को मैंने सीधे AIS से इंपोर्ट किया है। यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी शेयर्स हैं उनके सेल अमाउंट तो दिख रहे हैं लेकिन परचेज अमाउंट बिल्कुल जीरो है। फिर चाहे वो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो, भारत डायनेमिक्स का हो, NBCC का हो, किसी भी शेयर्स को आप देखोगे सेल अमाउंट दिख रहा है लेकिन परचेज अमाउंट जीरो है। अगर मैं इसी डाटा को एज इट इज ITR में फाइल कर दूं तो मेरे क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको अपना ITR फाइल करते समय AIS पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, क्योंकि AIS कोई प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। आपको अपने ब्रोकर ऐप से पूरा कैपिटल गेन का स्टेटमेंट निकालना है, AIS को डाउनलोड करना है, दोनों के डाटा को मैच करके क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके उसके बाद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब हमने कैपिटल गेन के कैलकुलेशन, एग्जम्पशंस और डिडक्शंस की बात कर ली है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए हो तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही और फाइनेंशियल और टैक्सेशन टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।